प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी को मालूम ही है कि उच्चिष्ठ और निम्निष्ठ में जो एग्जाम्पल्स हम सॉल्व कर रहे थे, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने 36 नंबर तक एग्जाम्पल सॉल्व किए थे। आज हम 37 नंबर एग्जाम्पल और उससे आगे के एग्जाम्पल्स को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ 37 नंबर, आप भी गौर से सुनिए। लिखा हुआ, यदि एक समलंब चतुर्भुज के आधार के अतिरिक्त तीनों भुजाओं की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, तब समलंब चतुर्भुज का अधिकतम क्षेत्रफल ज्ञात करिए। देखिए, बुक के मुताबिक उन्होंने दिया हुआ है कि समलंब चतुर्भुज एक है। ये हमने एक समलंब चतुर्भुज बना लिया है, ABCD। आधार के अतिरिक्त बाकी तीनों भुजाएं 10 सेंटीमीटर लंबाई की हैं। मतलब ये अगर बेस हम छोड़ दें तो ये वाली साइड की लंबाई भी 10 सेंटीमीटर है, इस साइड की लेंथ भी 10 सेंटीमीटर है और इस साइड की लेंथ भी 10 सेंटीमीटर के बराबर है। ठीक, आगे उन्होंने बोला तब समलंब चतुर्भुज का अधिकतम क्षेत्रफल ज्ञात करिए। बेटा, लास्ट क्लास में हमने कई बातें आपको बताई हुई थी जो कि वर्ड्स प्रॉब्लम में स्पेशली आपको याद रखना है। जैसे क्वेश्चन में जिसके बारे में बोल दिया जाएगा कि ये चीज दिया गया है, वो कांस्टेंट की तरह लिया जाएगा। क्वेश्चन पढ़ करके ये पहचानने की कोशिश करेंगे कि किस राशि को आपको अधिकतम अथवा न्यूनतम दर्शाना है। जिस राशि को अधिकतम या न्यूनतम दर्शाना होगा वही हमारा फंक्शन बनेगा, उसी को हम अपना एक्सप्रेशन मान करके आगे की कैलकुलेशन करेंगे, उसी को fx की तरह ट्रीट करना है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद ये भी मैंने बताया कि जो एक्सप्रेशन आप बनाएंगे उसमें एक वेरिएबल में एक्सप्रेशन होना चाहिए। कांस्टेंट कितने भी हो, वेरिएबल एक उसमें रहना चाहिए। तो अगर आपके पूरे क्वेश्चन में 2 या 3 वेरिएबल हैं तो उस एक्सप्रेशन को जब बनाएं तो कुछ भी करके उसे एक वेरिएबल में ही आप सॉल्व करके लाएं। फिलहाल अभी के लिए हमारे पास जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन को पढ़कर मुझे पता चल रहा है कि समलंब चतुर्भुज का अधिकतम क्षेत्रफल ज्ञात करिए। मतलब समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल अधिकतम होना चाहिए और फिर वो अधिकतम क्षेत्रफल आपको मालूम भी करना है। फिलहाल अगर क्षेत्रफल अधिकतम होना चाहिए तो हम समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालेंगे और उस क्षेत्रफल को अधिकतम दिखाने की कोशिश करेंगे। अब समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए हमारे पास जो फॉर्मूला अवेलेबल है वो फॉर्मूला क्या होता है, मैं यहां लिखता हूं। समलंब चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल, आप सभी लोग इसके क्षेत्रफल का फॉर्मूला जानते हैं। समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणे उनके बीच की दूरी। ठीक है। अच्छा, समांतर भुजाओं का योग, इनमें से इस चतुर्भुज में 4 भुजाएं हैं, उनमें से कोई भी 2 भुजाएं आपस में समांतर हैं, AB और DC। तो इसके लिए मैं नोट कर लेता हूं AB + CD, उनके बीच की दूरी। बेटा, इन समांतर भुजाओं के बीच की डिस्टेंस के लिए आपको एक छोटा सा काम करना पड़ेगा कि यहाँ से आपको इस भुजा पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करना पड़ेगा, ऐसे ही यहाँ से इस पर भी परपेंडिकुलर ड्रॉप करना पड़ेगा। आप इसको E और F मान लीजिए, तो चाहे तो आप DE ले लो या CF, दोनों ही समांतर भुजाओं के बीच की दूरी है। तो मैं यहां पर DE ले लेता हूं। ये समलंब चतुर्भुज के एरिया का फॉर्मूला है। अब एरिया को ही मुझे क्योंकि अधिकतम दिखाना है तो यही हमारा एक्सप्रेशन है। आप चाहें तो A को Y कर लें, जैसा आपको अच्छा लगे।
अब एरिया निकालने के लिए मुझे समांतर भुजाओं का योग चाहिए, मुझे ए बी की लेंथ चाहिए, देखो मुझे सी डी, देखो सी डी तो मालूम है 10 सेंटीमीटर। एक चीज और जब हमने ये लाइनें बनाई हैं, आप ध्यान से देखें, ये एक आयत बन गया है और आयत की आमने सामने की भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, इसलिए अगर ये 10 सेंटीमीटर है तो बेटा ये भी तो 10 सेंटीमीटर के बराबर आ जाएगा। ठीक है, ये 10 है तो यहां से ई और एफ भी 10 सेंटीमीटर होगा। देखिए क्या क्या चीजें हमको दी गई हैं। हमको दी गई है कि बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए, इन सब की लेंथ 10-10 सेंटीमीटर के इक्वल है। ठीक, हमें ए बी पूरी चाहिए, ए बी में केवल इतनी भुजा तो मालूम है, ये चीज, ये वाला और ये वाला हिस्सा नहीं मालूम हमको। एक काम कर लेते हैं, इस हिस्से को कुछ मान लेते हैं, सिमेट्री के बेसिस पर जितना ए ई होगा उतना ही एफ बी होगा। तो यहां पर लिख लेते हैं, माना ए ई इज इक्वल टू एक्स, therefore FB is equal to also x सेंटीमीटर। ये हमने x सेंटीमीटर इसको मान लिया, तो ये भी अगर x है तो ये भी x हो गया। ठीक है, अब एक चीज और, क्योंकि ये हमने लंब डाला है तो ये एंगल 90 डिग्री का होगा। अगर ये 90 डिग्री एंगल है तो ये कर्ण हुआ, ये लंब हो गया और ये आधार हो गया। पाइथागोरस थ्योरम के मुताबिक आप अगर इसकी लेंथ निकालने जाएंगे तो वो आपको मिलेगी √100 माइनस एक्स स्क्वेयर। क्यों? लंब स्क्वेयर, लंब बराबर √ कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, तो √ कर्ण का स्क्वायर यानी कि 10 स्क्वायर 100 माइनस आधार स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो ये डी ई की वैल्यू मिल गई हमको। ठीक है, यहां DE इज इक्वल टू सी एफ इज इक्वल टू √100 माइनस एक्स स्क्वेयर सेंटीमीटर। ओके, आप पाइथागोरस थ्योरम लगा के देखेंगे, समकोण त्रिभुज में लंब की वैल्यू इतनी आ जाएगी। अब हम सारी वैल्यूज यहां लिख देते हैं। देयरफॉर एरिया इज इक्वल टू 1/2 ए बी, ए से बी तक टोटल लेंथ आप देखो कितनी है, x और x, तो ये 2x तो ये हो गया और ये बीच का 10 हो गया। तो मैं लिख सकता हूं 2x + 10 प्लस सी डी, सी से डी तक की वैल्यू भी तो 10 सेंटीमीटर है, इंटू डी ई की जगह पर √100 माइनस एक्स स्क्वेयर। A is equal to 1/2. This will be 2x + 20 multiplied by √100 minus x square. ओके, अब 2 यहां से कॉमन करके इस 2 को आप कैंसिल कर सकते हैं। देन A will be x + 10, 2 कॉमन कर लेंगे तो x + 10, और 2 जब कॉमन करके 2 आएगा तो ये 2 उससे कैंसिल हो जाएगा, इनटू √100 माइनस एक्स स्क्वेयर। ये हमारा एक्सप्रेशन तैयार हो गया। और एरिया का ही एक्सप्रेशन हमने क्यों तैयार किया, और किसी चीज का एक्सप्रेशन क्यों नहीं बनाया? इसलिए क्योंकि एरिया को ही हमको अधिकतम दिखाना था, इसलिए हमने एरिया का ही एक्सप्रेशन तैयार किया। अब क्योंकि हमारा फलन हमको मिल गया, हमारा एक्सप्रेशन हमको मिल गया, इसके आगे की प्रक्रिया सेम वही जो हम लोग पिछली क्लास में करते रहे हैं, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट करेंगे इसका। तो हम उसके लिए सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, x के सापेक्ष अवकलन। तो सबसे पहले dx ऑफ a इज इक्वल टू, पूरी इक्वेशन में एक ही वेरिएबल x है तो हम x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। इसमें प्रोडक्ट रूल लगेगा प्रथम द्वितीय, तो लिखेंगे प्रथम फलन दूसरे का अवकल गुणांक √100 माइनस एक्स स्क्वायर का अवकल गुणांक। तो पहले 100 माइनस एक्स स्क्वायर को आप x मान लो, तो √x का करेंगे, √x का होगा 1/2
2 अंडर रूट एक्स, अंडर रूट एक्स मतलब अंडर रूट 100 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर क्योंकि हमने अंडर रूट माइनस 100 माइनस एक्स स्क्वायर का एक्स माना है, इसलिए इसका हमको अवकलन करना पड़ेगा। 100 का 0 माइनस एक्स स्क्वायर का 2x, 2 से 2 कैंसल, प्लस पहला फलन दूसरे का अवकल गुणांक प्लस दूसरा फलन अंडर रूट 100 माइनस एक्स स्क्वायर, पहले का अवकल गुणांक x प्लस 10 का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट 1 हो जाएगा। ठीक है, अब थोड़ा सा और कैलकुलेट करिए बेटा इसको। ये आपको मिलेगा माइनस, इसको इससे x को मल्टीप्लाई करेंगे ना आप, या माइनस x को मल्टीप्लाई कर लो, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 10x, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 10x अपॉन अंडर रूट 100 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट 100 माइनस एक्स स्क्वायर। इसके नीचे आप 1 मान सकते हैं, आई एम सॉरी ये dx है, dx ऑफ a इज इक्वल टू, आप एलसीएम ले लीजिए, अंडर रूट 100 माइनस एक्स स्क्वायर एलसीएम हो गया, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस, इससे इसको मल्टीप्लाई करिए तो ये आ जाएगा 100 माइनस एक्स स्क्वायर। इस तरह से dx ऑफ a की वैल्यू बेटा आ गई माइनस एक्स स्क्वायर एंड माइनस एक्स स्क्वायर, दिस विल बिकम माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 100 माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 100 अपॉन अंडर रूट 100 माइनस एक्स स्क्वायर। इसके बाद अकॉर्डिंग टू अवर रूल अब हमको क्या करना पड़ेगा, क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए इसको 0 के इक्वल करना पड़ेगा। फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स dx ऑफ a शुड बी इक्वल टू 0, इसको 0 रखेंगे तो ये आएगा माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 100 अपॉन अंडर रूट 100 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। पहले भी आपको कई बार हम बता चुके हैं कि अगर किसी भी फ्रैक्शन की वैल्यू 0 के इक्वल हो तो आप कुछ मत करिए, केवल उसके अंश को, उसके न्यूमरेटर को 0 कर दीजिए, या आप यूं समझ लें कि ये उधर जाके 0 से मल्टीप्लाई हो गया, तो ये आ जाएगा माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 100 इज इक्वल टू 0। माइनस 2 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दीजिए, तो x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 50 इज इक्वल टू 0। अब इसको फैक्टर करेंगे, तो आप फैक्टर करना क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जानते ही हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा डायरेक्ट लिख दूंगा। इसका फैक्टर जब आप करेंगे तो आएगा x प्लस 10 इंटू एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब अगर एक बारी बारी से इसको 0 के इक्वल लिखा जाए तो x की 2 वैल्यूज मिलेंगी, इसको लिखने 0 के बराबर रखोगे तो x इज इक्वल टू माइनस 10, और इसको 0 के इक्वल करोगे तो x इज इक्वल टू 5। अब एक चीज बेटा आप देख सकते हैं, x आपने माना क्या है, x एक डिस्टेंस है, और आप सभी जानते हो डिस्टेंस माइनस में नहीं आती, जबकि ये वैल्यू आप देखो x की निगेटिव आ गई है, तो इसे हम छोड़ देंगे, ये वैल्यू सही नहीं है। क्यों? क्योंकि x हमारी इस समलंब चतुर्भुज में एक डिस्टेंस है, एंड डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव, देन वी विल नेग्लेक्ट x इज इक्वल टू माइनस 10, केवल x इज इक्वल टू प्लस 5 लेंगे हम। अब क्षेत्रफल उच्छिष्ट है कि क्षेत्रफल निम्निष्ठ है, इसके लिए क्योंकि हम सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट कर रहे हैं तो हमको इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा इसका, ठीक है। उसके लिए हम एक काम करेंगे, एरिया आप इसको इक्वेशन 1 मान लो, इसको इक्वेशन 2 मान लो। अब हमको सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव चाहिए, इसलिए अब डी स्क्वेयर ए अपॉन डी एक्स स्क्वेयर, डी स्क्वेयर ए अपॉन डी एक्स स्क्वेयर मतलब
इसका x के सापेक्ष अवकलन करना है। ठीक है, तो चलिए सॉल्व कर देते हैं। कैसे? इसमें तो कोशिएंट रूल लगेगा बेटा। ये पूरा का पूरा इसको ये पूरा अंश है और ये हर, तो हम फॉर्मूला लगाएंगे हर इंटू अंश का अवकल गुणांक माइनस अंश इंटू हर का अवकल गुणांक बटे हर का स्क्वायर, ये फॉर्मूला। तो पहले हर लिखेंगे, हर लिखेंगे अंडर रूट 100 माइनस एक्स स्क्वायर। अंश का अवकल गुणांक, इसका अवकल गुणांक करना है, तो इसका अवकल गुणांक करेंगे तो माइनस 4x माइनस 10 और 100 का 0। तो हर इंटू अंश का अवकल गुणांक माइनस अंश, तो अंश के लिए आएगा माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 100। अंश इंटू हर का अवकल गुणांक, अंडर रूट 100 माइनस एक्स स्क्वायर का अवकल गुणांक क्या होगा? 1/2 अंडर रूट 100 माइनस एक्स स्क्वायर, और फिर 100 माइनस एक्स स्क्वायर का करेंगे तो माइनस 2x और आ जाएगा अपॉन हर स्क्वायर, हर स्क्वायर करेंगे तो 100 माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि इसका अंडर रूट हट जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप देखें कि आपको जो डी स्क्वायर ए अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू मिल रही है वो क्या मिल रही है, ये ठीक है। पहले इसको नोट कर लेते हैं, तो ये हम लिखेंगे अंडर रूट 100 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू माइनस 4x माइनस 10। अब थोड़ा ध्यान से देखें, ये वाला जो माइनस है वो इस माइनस को प्लस कर देगा, ये माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, x को इससे मल्टीप्लाई करवा दो, तो x को अगर आप इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये वैल्यू मिलेगी आपको माइनस 2x क्यूब माइनस 10x स्क्वायर प्लस 100x अपॉन अंडर रूट 100 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन हंड्रेड माइनस एक्स स्क्वायर। आप चाहें तो इसके नीचे 1 लेकर के अंडर रूट 100 माइनस एक्स स्क्वायर एलसीएम ले सकते हैं। तो डी स्क्वायर ए अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट 100 माइनस एक्स स्क्वायर एलसीएम हो गया, और ये जो 100 माइनस एक्स स्क्वायर है ये भी हमने लिख दिया, ये भी अपॉन में रहेगा, ये भी तो अपॉन में है, एलसीएम ये हुआ, तो इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 100 माइनस एक्स स्क्वायर बन जाएगा, और उसके साथ में माइनस 4x माइनस 10, फिर माइनस या तो बना रहने दें ऐसे ही माइनस 2x क्यूब माइनस 10x स्क्वायर प्लस 100x। ठीक, ये डबल डिफरेंशियल कोएफिशिएंट तो आ गया। अब हम x की जो वैल्यू आई थी, जो क्रिटिकल पॉइंट हमारा 5 मिला था, उस पर डी स्क्वायर ए बाई डी एक्स स्क्वायर फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो आप एक काम करें, इतना नोट कर लीजिए, इसके बाद x इज इक्वल टू 5 पर इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, आप प्लीज इसे जल्दी से नोट कर लें। हाँ बेटा देखिए, अब हम क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 5 पर डी स्क्वेयर ए अपॉन डी एक्स स्क्वेयर। x इज इक्वल टू 5 पर हम इसकी वैल्यू निकालना चाहते हैं, तो जहां भी x है वहां 5 लिख देंगे। ध्यान से देखना, 100 माइनस 5 लिखेंगे, स्क्वायर करेंगे 25, 100 माइनस 25, 100 माइनस 25, मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ। 100 माइनस 25 करेंगे तो 75 हो जाएगा। इधर जब 5 लिखेंगे, 5 4 ज़ा 20, माइनस 20 माइनस 10, दिस विल बिकम माइनस 30। ठीक, प्लस
अब यहां पर आप देखो 5 लिखेंगे, 5 का क्यूब 125, 125 को -2 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा -250। फिर 5 25, 25 का 10 से गुणा करेंगे तो -250 प्लस 100x तो ये आ जाएगा 500 अपॉन, आप यहां x लिखेंगे तो √75 इंटू 100 माइनस एक्स स्क्वेयर मतलब कि 75, x की जगह 5 लिखेंगे ना। अब इसको आप सॉल्व करो, देखो बेटा -250 -500 हुआ, वो -500 प्लस 500 से कैंसिल, तो ये टर्म 0 हो गया। यहां जो बचेगा 75 इंटू -30 अपॉन √75 इंटू 75, ये इस 75 से ये 75 भी कैंसिल हो गया। अब ये जो वैल्यू आई -30 अपॉन √75। अब आप बेटा देख सकते हैं, मैं आपको लास्ट क्लास से भी यही बोल रहा हूं कि डबल डिफरेंशियल कोएफिशिएंट का वैल्यू क्या आ रही है उससे हमें मतलब नहीं है, हमें मतलब है उसके निशान से। और आप देखें कि ये कैसी वैल्यू आ रही है, ये नेगेटिव वैल्यू है। और आप याद करें कि अगर डबल डिफरेंशियल कोएफिशिएंट नेगेटिव आ जाता है, लेस देन 0 आ जाता है, तो x की उस वैल्यू के लिए जो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल है वो अधिकतम होगा। इसलिए x = 5 पर समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल अधिकतम है। ये हमने अभी क्या प्रूफ किया, हमने केवल अभी ये बताया, ये प्रूव करके आपको दिखाया कि x = 5, x की ऐसी वैल्यू है जिसके लिए दिए गए समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल अधिकतम होगा। लेकिन हमारा आंसर नहीं आया। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था कि समलंब चतुर्भुज का अधिकतम क्षेत्रफल ज्ञात करिए, तो अब हम ज्ञात करेंगे। हमने एक काम करके दिखा दिया कि नहीं, x = 5 जब होगा तो क्षेत्रफल अधिकतम होगा। अब ठीक है, तो फिर वो अधिकतम क्षेत्रफल पता लगाओ। इसलिए समलंब चतुर्भुज का अधिकतम क्षेत्रफल, समलंब चतुर्भुज का अधिकतम क्षेत्रफल A मैक्सिमम = क्षेत्रफल का ये फॉर्मूला बना था बेटा, हमने यहां नोट कर लिया था। और इसी में हम x की जगह 5 लिख देंगे, तो यहां 5 लिखोगे, 5 + 10 √100 माइनस 25, ये 15 हो गया, √75। अब 75 का 25 तियां 75 कर सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं 25 × 3, 25 का 5 बाहर आ जाएगा, तो ये 75 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। समलंब चतुर्भुज की जो मैक्सिमम एरिया होगा वो होगा 75 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। और कब होगा, आंसर है उस वक्त होगा जब ये डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर के इक्वल होगी। ठीक है, इस तरह से हमारा ये 37 नंबर एग्जाम्पल सॉल्व हो गया। अब आप इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद आई होप कि आपको समझ में आया होगा। इसके बाद हम लोग 38 नंबर एग्जाम्पल पर आते हैं। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल है बेटा एग्जाम्पल नंबर 38। मैं पढ़ रहा हूं, आप भी गौर से सुनिए। लिखा है, सिद्ध करिए कि एक शंकु के अंतर्गत महत्तम वक्र पृष्ठ वाले लंब वृत्तीय बेलन की त्रिज्या शंकु की त्रिज्या की आधी है। देखिए, सिद्ध कीजिए कि एक शंकु के अंतर्गत यानी कि शंकु के भीतर महत्तम वक्र पृष्ठ वाले लंब वृत्तीय बेलन, मतलब शंकु के अंदर है और एक बेलन बना हुआ है, और उसके वक्र पृष्ठ के बारे में उन्होंने बोला कि महत्तम वक्र पृष्ठ, यानी कि वक्र पृष्ठ उसका अधिकतम है। फिर तो अब देखिए, जो अधिकतम के जिसके लिए बोलेंगे उसी को हम अपना फलन बना लेंगे।
तो वक्र पृष्ठ महत्तम बोल रहे हैं, इसलिए वक्र पृष्ठ ही हमारा फंक्शन बन जाएगा। वाले लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्या शंकु की त्रिज्या की आधी है, ये आपको प्रूव करना है। मैं इसका एक फिगर बनाता हूं, आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा। मैं यहां फिगर बना देता हूं। इसके लिए हमारे पास एक शंकु है, ये हमने एक शंकु बना लिया, ठीक है। ये शंकु की हाइट है, ये शंकु की त्रिज्या है। इसको कुछ मान लेते हैं, यहां पर लिख देंगे माना शंकु की ऊर्ध्व ऊंचाई h तथा, आप चाहें तो ये कैपिटल H मान लें। माना शंकु की ऊर्ध्व ऊंचाई कैपिटल H तथा त्रिज्या शंकु की त्रिज्या कैपिटल R है। ये जो शंकु है इसकी टोटल हाइट हम कैपिटल H माने ले रहे हैं और शंकु का जो रेडियस है उसको हम कैपिटल R माने ले रहे हैं, ठीक। इतना। अब इसके अंतर्गत एक बेलन बना हुआ है जिसका वक्र पृष्ठ महत्तम है। बेलन बना लेते हैं सबसे पहले हम। ये देखिए हमने इसके अंदर एक बेलन बना लिया, ठीक है। इसका वक्र पृष्ठ के बारे में क्या बोला गया है? महत्तम है, ठीक है। इसको कुछ मान लेते हैं, इसके बारे में भी मैं ये मान लेता हूं बेलन की हाइट, बेलन की हाइट मैं मान लेता हूं h और बेलन का जो रेडियस है ये रेडियस है बेलन का, बस इतना सा। इसको हम मान लेते हैं स्मॉल r, ठीक है। यहां पर लिख देंगे माना लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाई स्मॉल h तथा त्रिज्या स्मॉल r है, ठीक है। अब हमको करना क्या है? हमको तो करना ये है कि महत्तम वक्र पृष्ठ का बेलन है, बेलन का वक्र पृष्ठ महत्तम है, और सिद्ध क्या करना है ये नोट कर लेते हैं सबसे पहले। सिद्ध करना है लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्या शंकु की त्रिज्या की आधी होती है। बेलन की त्रिज्या शंकु की त्रिज्या की आधी है, बेलन की त्रिज्या शंकु की त्रिज्या की आधी है। आपको स्मॉल r की वैल्यू कैपिटल R/2 के इक्वल दिखानी, मतलब कैपिटल R की आधी दिखानी है, ये करना है। अच्छा, अब इतनी सारी चीजें कर ली हमने। एक और फिर से मैं एक बार और क्वेश्चन पढ़ देता हूं। लिखा है सिद्ध करिए कि एक शंकु के अंतर्गत एक शंकु है, उसके भीतर, तो आप ध्यान रखें शंकु के अंतर्गत है तो शंकु की जो चीजें हैं वो आपको दी गई हैं, शंकु की चीजें आपको दी गई हैं। इसके बाद बेलन का वक्र पृष्ठ आपको महत्तम दिखाना है और ये प्रूफ कर देना है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बेलन के वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला क्या होता है? बेलन के वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला होता है 2 पाई r, बेलन है ना, तो 2 पाई RH, ये फॉर्मूला उसके कर्व्ड सरफेस एरिया का होता है। अब अगर वक्र पृष्ठ आपको चाहिए तो बेलन का त्रिज्या और बेलन की ऊंचाई ये दोनों चाहिए आपको, ये दोनों वेरिएबल हैं यहाँ पर। तो हम एक काम करेंगे, किसी भी तरीके से r की वैल्यू या तो h के टर्म्स में निकाल लो या h की वैल्यू आप r के टर्म्स में निकाल लीजिए। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया है ना कि पूरा का पूरा क्वेश्चन हमारा एक ही वेरिएबल में होना चाहिए, इसलिए ये बेहद जरूरी है, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूं, इसमें कुछ नाम दे देते हैं,
इसका नाम रख दीजिए ए, ये इस पॉइंट का नाम रख देते हैं बी सी, ए बी सी, फिर इसको नाम रख देते हैं डी और इसको नाम रख देते हैं ए। हम यहां त्रिभुज लेंगे, आप देखो त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ई डी सी हल करेंगे। त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ई डी सी, ए बी सी ई डी सी, ये त्रिभुज कैसे त्रिभुज है आप देखें, समरूप त्रिभुज है, समरूप त्रिभुज है। क्यों समरूप त्रिभुज है आप देखें, समरूप त्रिभुज इसलिए हैं क्योंकि आप देखिए ये ए बी सी, ये वाला बड़े वाला ट्रायंगल, और ई डी सी, अगर इसका ये एंगल 90 डिग्री है तो इसका भी तो ये एंगल 90 डिग्री है। ठीक है, ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि एक लाइन जैसे जा रही है और इसको दो समांतर रेखाएं काट रही हैं, तो ये संगत कोण आपस में बराबर होंगे। ये कोण दोनों का 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से दोनों त्रिभुजों की दो चीजें बराबर हो गई तो दोनों त्रिभुज कैसे हो गए, समरूप त्रिभुज। अब समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होता है, अर्थात अगर मैं इस भुजा का लंब लेता हूं ए बी, तो इस भुजा का भी लंब मुझे लेना पड़ेगा ई डी, तो मैं यहां पर कर दूंगा, इसलिए ए बी अपॉन ई डी इज इक्वल टू, अब बड़े त्रिभुज का आधार बी सी तो छोटे त्रिभुज का आधार डी सी, बी सी अपॉन डी सी। ठीक है, एक बार फिर से आप देख लें, ये इस तरीके की आकृति आपको दिख रही है ऐसे, यहां पर ए बी सी डी और ई, ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं। कौन कौन से? ए बी सी और ई डी सी, बड़े त्रिभुज का लंब अपॉन छोटे त्रिभुज का लंब, तो ए बी अपॉन ई डी। संगत भुजाएं लेनी है ना, इसका लंब ले रहे हैं तो उसका भी लंब लेना, इसका आधार ले रहे हैं तो उसका भी आधार लेना, तो ए बी अपॉन ई डी इज इक्वल टू बी सी अपॉन डी सी, इस त्रिभुज का आधार तो छोटे त्रिभुज का आधार, ऐसे। अब वैल्यूज लिखिए, ए बी की वैल्यू देखो कितनी है, ए से पूरा बी शंकु की ऊंचाई है और शंकु की ऊंचाई हमने कैपिटल एच मानी है। ई डी बेलन की ऊंचाई है, आप देखो फिगर में, ई डी बेलन की ऊंचाई है और बेलन की ऊंचाई आपने कितनी मानी है, स्मॉल एच। बी सी जो आप देख रहे हैं ये शंकु की त्रिज्या है और शंकु की त्रिज्या हमने मानी है कैपिटल आर। डी सी कितना होगा, डी सी हमको ये चाहिए, तो बेटा उसके लिए आप देखो ये पूरा कैपिटल आर है, उसमें ये स्मॉल आर है, कैपिटल आर में स्मॉल आर माइनस कर दोगे ये बच जाएगा, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, तो इसको मैं लिख दूंगा कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। ठीक है, हमें स्मॉल आर या स्मॉल एच की वैल्यू चाहिए बस, आप चाहें तो स्मॉल एच इधर भेज दें, इसको इधर लेते हैं, तो स्मॉल एच इज इक्वल टू कैपिटल एच इंटू आर माइनस स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर। ये स्मॉल एच की वैल्यू निकल करके आ गई। ओके, अच्छा, अब हमको क्योंकि बेलन का वक्र पृष्ठ महत्तम दिखाना है, महत्तम वक्र पृष्ठ वाला बेलन है, तो हम बेलन का वक्र पृष्ठ निकालेंगे। अब बेलन का वक्र पृष्ठ, आप सोच रहे होंगे कि ये आपने क्यों किया, अभी मैं आपको बताऊंगा कि मैंने ये क्यों किया है। बेलन का वक्र पृष्ठ जिसे आप कर्व्ड सरफेस एरिया कहते हो, उसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच। बेलन की त्रिज्या स्मॉल आर है, स्मॉल एच उसकी ऊंचाई है, तो एस इज इक्वल टू 2 पाई स्मॉल आर। अब देखिए, वैसे वक्र पृष्ठ आप देख रहे हैं इसमें दो वेरिएबल हैं, शंकु में जो चीजें आपको दी गई हैं वो दोनों चीजें कांस्टेंट हैं, चाहे वो h हो या r। क्यों? क्योंकि उन्होंने बताया सिद्ध करिए एक शंकु के अंतर्गत, मतलब शंकु हमारे पास है पहले से ही, अब उसके भीतर जब आप बेलन बनाने जाएंगे तो उसका वक्र पृष्ठ
अगर हम एक शंकु के भीतर बड़े से बड़े वक्र पृष्ठ वाला बेलन बनाएं तो उसकी त्रिज्या शंकु की त्रिज्या के आधी होगी। इसका मतलब शंकु हमारे पास ऑलरेडी है, हमारे पास शंकु ऑलरेडी है, आप उसके भीतर बड़े से बड़े वक्र पृष्ठ का बेलन बनाना है आपको, और फिर ये शो करना है कि अगर ऐसा बेलन आप बना पाते हैं तो बेलन की त्रिज्या शंकु की त्रिज्या की आधी होगी। इट मींस जो शंकु है वो हमको दिया गया है, तो शंकु की जितनी भी बातें हैं, चाहे वो शंकु की ऊंचाई हो या शंकु की त्रिज्या हो, वो दोनों को हम कांस्टेंट की तरह ही ट्रीट करेंगे। और अब इसमें और एच देयर आर टू वेरिएबल्स, क्योंकि ये दोनों चीजें बेलन की हैं और बेलन की दोनों चीजें चर हैं। और अब आप याद करें कि जो हमारा एक्सप्रेशन बनेगा, वक्र पृष्ठ हमारा एक्सप्रेशन बनाना चाहते हैं हम इसको, लेकिन इसमें दो वेरिएबल हैं और दो वेरिएबल से हमारा काम नहीं बनेगा। दो वेरिएबल हम नहीं रख सकते, एक सिंगल वेरिएबल में मुझे इक्वेशन लानी पड़ेगी, इसलिए मैंने आर या स्मॉल एच की वैल्यू निकाली। अब करेंगे हम ये कि 2 पाई आर की जगह 2 पाई आर लिखेंगे और स्मॉल एच की जगह ये वैल्यू लिख देंगे, कैपिटल एच कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर। अब देखो ये वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला है 2 वेरिएबल्स, फिर ये वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला है ओनली 1 वेरिएबल। आप देखो केवल स्मॉल आर, बाकी कैपिटल एच कैपिटल आर 2 पाई दिस ऑल और कांस्टेंट टर्म्स। इस तरह से s की वैल्यू कितनी आ गई देखो, 2 पाई h अपॉन कैपिटल आर, 2 पाई h अपॉन कैपिटल आर, इसको अंदर मल्टीप्लाई करा देंगे, आर स्मॉल आर माइनस आर स्क्वायर। अब बेलन का जो वक्र पृष्ठ है बेटा आप देख सकते हैं इसमें केवल एक वेरिएबल है, और अगर केवल एक वेरिएबल है तो अब ये सॉल्व करने के लायक बन चुकी है। ठीक है, अब हम अपने आगे का प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं। सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसको 1 टाइम डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। 1 टाइम डिफरेंशिएट करिए, ds अपॉन डी आर, स्मॉल आर के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट करेंगे। ये कांस्टेंट टर्म है 2 पाई h अपॉन कैपिटल आर, इसको डिफरेंशिएट करो स्मॉल आर के रिस्पेक्ट में। कैपिटल आर कांस्टेंट टर्म है, स्मॉल आर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो कैपिटल आर इसका 1 हो जाएगा और इसका क्या हो जाएगा 2r। ठीक, अब क्या करना रहता है, आप प्रोसीजर याद रखें, जो 1 टाइम डेरिवेटिव है इसको 0 के इक्वल करना होता है। अब ds अपॉन डी आर बराबर 0 लेने पर अगर हम इसको 0 के इक्वल ले लेंगे तो क्या मिलेगा, आप देखो ds अपॉन डी आर 2 पाई h अपॉन कैपिटल R इंटू आर माइनस 2r इज इक्वल टू 0। हम ये सब उधर भेज देते हैं तो r माइनस 2r विल बी 0, देन कैपिटल R इज इक्वल टू 2 स्मॉल r इज इक्वल टू r बाई 2। लेकिन अभी हाँ ये हो गया कि स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R बाई 2 आ गया है, लेकिन अभी आंसर को आप सही मत मानो। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोला गया, महत्तम वक्र पृष्ठ वाले लंबवृत्तीय बेलन, यानी कि लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठ महत्तम होना चाहिए, पर ये अभी आपके क्वेश्चन में कहीं आपने दिखाया नहीं है। लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठ महत्तम है, ये बात अभी तक आपने अपने क्वेश्चन में कहीं दिखाई नहीं है, इसलिए यही आंसर है। अभी हम भरोसा नहीं कर सकते इस पर, आप अगर महत्तम दिखा देंगे तो हम मान लेंगे कि नहीं ये सही है। तो अब उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें ds अपॉन डी आर का एक बार और अवकलन करना पड़ेगा। अब डी स्क्वेयर एस अपॉन डी आर स्क्वेयर, डी स्क्वेयर एस अपॉन डी आर स्क्वेयर, इसको करना है अवकलन। इसको अवकलन करोगे तो क्या मिलेगा, 2 पाई h अपॉन कैपिटल R, इसको करोगे तो r का 0 हो गया बिकॉज दिस इज कांस्टेंट टर्म, और इसका क्या हो गया -2। इस तरह से डी स्क्वेयर एस अपॉन डी आर स्क्वायर इज इक्वल टू -4 पाई h अपॉन कैपिटल R, -4 पाई h अपॉन कैपिटल R,
और मैं आपको कई बार बोल चुका हूं डबल डिफरेंशियल कोएफिशिएंट की वैल्यू कितनी है, आई डोंट केयर, मैं बस इतना देखना चाहता हूं कि इसका निशान कैसा है, और यू आर सीइंग दैट दिस साइन इज नेगेटिव, और अगर इसका साइन नेगेटिव है तो हम क्या बोल सकते हैं, अतः स्मॉल r बराबर r/2 पर लंब वृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठ महत्तम है, इसलिए स्मॉल r इज इक्वल टू r/2 पर लंब वृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठ महत्तम है। अब आपने ये दिखा दिया कि लंब वृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठ महत्तम है, ठीक है। अब हम मान लेंगे कि r बराबर r/2, इसलिए सिद्ध हुआ कि स्मॉल r इज इक्वल टू r/2, और आप देखिए बेटा यही आपको सिद्ध करना था, ठीक है। बस इतना सा आपको सॉल्यूशन करके देना है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। बस घूम फिर के वही 2-4 बातें आपको यूज करनी है जो मैंने मेन पॉइंट्स आपको बताए, और उन्हीं पर बेस्ड हम अपने क्वेश्चंस करते जाएंगे। तो ये हमारा एग्जाम्पल 38 रहा, आप प्लीज इसे नोट कर लें। इसके बाद हम आते हैं एग्जाम्पल नंबर 39 पर। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल बेटा एग्जाम्पल नंबर 39 है। मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं, आप ध्यान सुनिए। लिखा हुआ है अंतराल क्लोज्ड इंटरवल 1,5, क्लोज्ड इंटरवल 1,5 में f ऑफ x इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 15x स्क्वायर प्लस 36x प्लस 1 द्वारा प्रदत्त फलन के निरपेक्ष उच्चतम और निरपेक्ष निम्नतम मानों को ज्ञात करिए। आपको इस फलन के इस क्लोज्ड इंटरवल पर निरपेक्ष उच्चतम और निरपेक्ष निम्नतम मान ज्ञात करने हैं। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट है? क्योंकि इसमें क्लोज्ड इंटरवल दिया गया है और ये हमें फलन दिया है। तो जब भी कभी मैं इसको सॉल्व करूंगा, आप इसको गौर से समझिए। इस प्रकार का फलन हो और क्लोज्ड इंटरवल में आपको उसके निरपेक्ष उच्चतम और निरपेक्ष निम्नतम मान ज्ञात करने होंगे, तो आप क्या करेंगे? प्रोसीजर में कोई ज्यादा परिवर्तन नहीं है, प्रोसीजर बिल्कुल वही है। तो आप एक काम करें, इसको x के रिस्पेक्ट में अवकलन करें सबसे पहले। तो f डैश x निकालें, फर्स्ट डेरिवेटिव, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। इसको करोगे तो ये आएगा 6x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 36, 6x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 36, ये f डैश x आ गया। अब क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए क्या करना पड़ेगा? इसको 0 के इक्वल रखना पड़ेगा। फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स f डैश x शुड बी इक्वल टू 0, इसकी वैल्यू 0 के इक्वल होनी चाहिए। तो हम लिख लेते हैं 6x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 36 इज इक्वल टू 0। पूरी इक्वेशन को 6 से डिवाइड कर दीजिए आप। तो x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। आप इसको फैक्टराइज करेंगे तो x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। क्योंकि फैक्टर करना आपने बहुत सीखा है, इसलिए मैं फैक्टर नहीं करता हूं, मैं डायरेक्ट लिख देता हूं। अगर यहां से आप x की वैल्यू निकालिएगा तो वो आएगी, एक वैल्यू आएगी 3, एक वैल्यू आ जाएगी 2। ठीक, अच्छा अब आप क्या करेंगे? अब आप एक छोटी सी नंबर लाइन बनाएंगे। नंबर लाइन बनाएंगे, यहां माइनस इन्फिनिटी, यहां प्लस इन्फिनिटी। जब कभी एक फंक्शन के साथ क्लोज्ड इंटरवल दिया होगा उस वक्त का ये मेथड मैं बता रहा हूं। और कौन कौन से नंबर्स को नंबर लाइन पर शो करेंगे, तो बेटा ध्यान से देखो, x की जो ये वैल्यूज आई हैं इन्हें, और जो आपको क्लोज्ड इंटरवल दिया है उन नंबर्स को आप नंबर लाइन पर शो करेंगे। तो 1 2 3 5, अगर मैं यहां पर 1 मान लेता हूं तो यहां 2 होगा, यहां 3 होगा और यहां क्या होगा? 5 होगा। 1 2 3 5, 1 2 3 5।
जो भी क्लोज्ड इंटरवल दिया है उसके नंबर्स, और जो हमने एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 रख के हमने निकाली है क्रिटिकल पॉइंट्स, वो क्रिटिकल पॉइंट्स और क्लोज्ड इंटरवल में दिए गए नंबर सबको नंबर लाइन पर शो करिए। उसके बाद आप इन पॉइंट्स पर अपने फंक्शन की वैल्यू निकालिए। अब x इज इक्वल टू 1 पर f ऑफ 1 इज इक्वल टू, x की जगह 1 लिखिए, फंक्शन की वैल्यू निकालिए। 1 लिखेंगे तो ये क्या होगा 2, यहां 1 लिखेंगे तो -15, यहां 1 लिखेंगे तो +36 +1, 36 1 37 2 39 -15 कर देंगे, 39 -15 कर देंगे 24। तो f ऑफ 1 की वैल्यू कितनी आ गई 24। अब x इज इक्वल टू 2 पर, तो x की जगह 2 लिखिए और fx की वैल्यू निकालिए। 2 लिखेंगे, 2 का क्यूब करेंगे 8, 8 दूना 16, 2 का वर्ग करेंगे 4, 4 गुणे 15 -60, 2 गुणे 36 72 +1, इसे सॉल्व कर लीजिए। 72 में 60 माइनस कर दीजिए तो 12 1 13 और 16, 13 और 16 29। तो f ऑफ 2 की वैल्यू 29 आ गई। देखिए x इज इक्वल टू 3 पर फलन की वैल्यू निकालेंगे तो x जगह 3 लिखेंगे फंक्शन में, 3 का 27 2 जार 54, 3 का क्यूब करेंगे 9, 9 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे 15 9 135, यहाँ फिर 3 से 36 को मल्टीप्लाई करेंगे 36 3 108 +1। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। 108 109 109 और 54, 8 4 12, हासिल लगा 1, 5 1 6 163 माइनस 135, 8 4 12 2 से लगा 1, 10 5 15 1 16, 162 163 माइनस 135, 13 में से 5 चले गए 8, 15 में से 13 चले गए 2, तो f ऑफ 3 की वैल्यू आ गई 28। अब x इज इक्वल टू 5 पर f ऑफ 5 निकालिए। x की जगह 5 लिखे, 5 का क्यूब 125, 125 दूना 250 माइनस x की जगह 5 लिखेंगे 25, 25 को 15 से गुणा करेंगे, 25 पंचे 125 80 लगे 12, 25 से कम 25 और 12, 25 10 35 और 2 37 प्लस यहाँ 5 लिखेंगे तो 36 पंचे 180, 5 30 5 15 3 18 प्लस 1। अब इसे सॉल्व कर लो, 250 और 180 0 0 1, 8 5 13, हासिल लगा 1 2 1 3 1 4 माइनस 375, 11 में से 5 गए 6, 11 में से 5 गए 6, यहाँ बचे 2, 12 में से 7 चले गए 5, 56 आ गई वैल्यू। तो f ऑफ 5 की वैल्यू आ गई 56। अब उन्होंने ये पूछा है आपसे कि 24 29 28 56, 24 29 28 56, उन्होंने पूछा है कि निरपेक्ष उच्चतम और निरपेक्ष निम्नतम मानों को ज्ञात करें। ठीक है, तो हम बता सकते हैं कि दिए गए फलन का दिए गए फलन के अंतराल, दिए गए फलन के अंतराल 1,5 पर निरपेक्ष उच्चतम मान। आप देखिए, इसको ध्यान से देखिए, उच्चतम मान चाहिए ना, 24 29 28 56, सबसे बड़ी वैल्यू 56 है, तो ये निरपेक्ष उच्चतम मान है।
और निरपेक्ष निम्नतम मान। सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है? 24। तो निरपेक्ष निम्नतम मान होगा 24। इस तरह से दिए गए फलन का निरपेक्ष उच्चतम मान है 56 और निरपेक्ष निम्नतम मान है 24। अच्छा, निरपेक्ष उच्चतम के बिंदु कौन से हैं? ये x इज इक्वल टू 5 पर है और ये x इज इक्वल टू 1 पर है। तो अगर कभी भी किसी फलन का किसी क्लोज्ड इंटरवल पर आपसे निरपेक्ष उच्चतम या निरपेक्ष निम्नतम मान पूछा जाए तो इसके लिए बड़ा सिंपल सा तरीका है, फंक्शन को डिफरेंशिएट करिए, क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए 0 की इक्वल करके क्रिटिकल पॉइंट्स निकाल लो, फिर जो इंटरवल दिया है इंटरवल के नंबर्स और क्रिटिकल पॉइंट्स इन सबको नंबर लाइन पर शो कर दीजिए। फिर जितने भी पॉइंट्स आते हैं सबको बारी बारी से फंक्शन पे रखकर सारी वैल्यूज निकाल लीजिए। उनमें से जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी वो फलन का निरपेक्ष उच्चतम मान होगा और जो सबसे छोटी वैल्यू होगी वो फलन का निरपेक्ष निम्नतम मान होगा। ठीक है, तो ये हमने कौन सा क्वेश्चन कर लिया? क्वेश्चन नंबर 39। आप प्लीज इसे जल्दी से नोट कर लें, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 40 करते हैं। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल है बेटा एग्जाम्पल नंबर 40। इसमें भी बिल्कुल सेम 39 नंबर क्वेश्चन की तरह से सॉल्व करना है। लिखा है f ऑफ x इज इक्वल टू 12x टू द पावर 4/3 माइनस 6x टू द पावर 1/3 वेयर x बिलोंग्स टू द क्लोज्ड इंटरवल -1 to 1 द्वारा प्रदत्त एक फलन f के निरपेक्ष उच्चतम और निरपेक्ष निम्नतम मान ज्ञात करिए। 39 नंबर की तरह से ही बिल्कुल कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि डिफरेंशिएशन इसका निकालो, f डैश x निकालिए। अवकलन करेंगे तो ये मैंने 12 लिखा, x टू दी पावर 4/3 का x टू दी पावर n का फॉर्मूला लगेगा तो n x टू दी पावर n -1 माइनस 6 लिखा, x टू दी पावर 1/3। x टू दी पावर 1/3 का क्या होगा? x टू दी पावर n वाला फॉर्मूला लगेगा तो n x टू दी पावर n -1। ओके, ये 3 4 12, 3 2 6, 4 4 16 इंटू एक्स टू द पावर 1/3। आप सॉल्व करोगे 1/3 आ जाएगा, माइनस 2x टू द पावर -2/3। अब इस तरह से 16x टू द पावर 1/3 माइनस 2/x टू द पावर 2/3। ये f डैश x की वैल्यू आ गई। पावर इसको नीचे ले गए, पावर प्लस हो गई। अब क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए क्या करना रहता है आपको? फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए f डैश x शुड बी इक्वल टू 0। f डैश x इज 16x टू द पावर 1/3 माइनस 2/x टू द पावर 2/3 इज इक्वल टू 0। इसको उधर भेज दीजिए तो ये हो जाएगा 16x टू द पावर 1/3 इज इक्वल टू 2/x टू द पावर 2/3। ठीक, इसको इधर ले आइए, 16 को उधर भेज दो तो ये x टू द पावर 1/3 इंटू x टू द पावर 2/3 इज इक्वल टू 2/16। दोनों को ऐड करेंगे बेटा तो ये x आ जाएगा। 1/3 इंटू 2/3 तो 3/3 वो 1 बन गया। गुणा में घाती जुड़ती है ना, ये तब तक कैंसलेशन होकर कितना मिलेगा? 1/8 मिल जाएगा। अब x की ये वैल्यू मिल गई, हमें इंटरवल भी दिया गया है -1 और +1। हम इसे एक नंबर लाइन पर शो कर लेते हैं, -∞ +∞ -1। सपोज दिस इज -1 एंड दिस इज +1, so 1/8 will be somewhere here 1/8। अब क्या करना है? अब ये 3 बिंदु मिले, इन तीनों बिंदुओं पर हमको अपने फलन की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। देखो x इज इक्वल टू -1 पर फलन का मान, तो f ऑफ -1, जहां x है वहां -1 लिखेंगे तो ये हमने लिखा 12, फिर -1 टू द पावर 4/3 -6
-1/3, ये 12 -1 की घात 4/3, यानी कि पहले -1 का क्यूब रूट निकालो फिर उसकी पावर 4 कर लो। तो -1 की पावर 1/3 निकालोगे तो -1 आएगा, -1 की घात 4 करोगे तो +1, -1 का क्यूब रूट -1 आएगा, -1 को इससे मल्टीप्लाई कर दो तो +6, ये 12 6 कितना हो गया 18। तो f ऑफ -1 की वैल्यू आ गई 18 के इक्वल। अब x इज इक्वल टू 1/8 पर फलन का मान निकालिए। x इज इक्वल टू 1/8 पर फंक्शन की वैल्यू, f ऑफ 1/8 यहां लिखिए तो 12 लिख दिया हमने, और x की जगह 1/8 टू द पावर 4/3 -6 1/8 टू द पावर 1/3, ये 12। 1/8 की घात 4/3, पहले 1/8 का क्यूब रूट निकालो, 1/2 उसकी पावर 4 करो तो 1/16 -6, 1/8 का क्यूब रूट 2 आएगा, 2 3 6, ये 4 3 12, 4 चौके 16, 3/4 -3, 3/4 -3 करेंगे, इसके नीचे 1 मान लेंगे, 12 LCM ले लिया, 4 LCM ले लिया, तो ये यहाँ पर हो गया 3 -12, ये आ गया -9/4। ठीक, अब x इज इक्वल टू 1 पर, x इज इक्वल टू 1 पर फलन की वैल्यू, ये फलन है, इसमें x की जगह 1 लिख दो तो 12, 1 टू द पावर 4/3 -6 इंटू 1 टू द पावर 1/3, इसकी वैल्यू 1 होगी, ये 12 -6, दिस इज 6। इस तरह से आपने देखा कि f ऑफ 1 की वैल्यू कितने के बराबर आ गई 6, f ऑफ -1 आ गया 18, f ऑफ 1/8 आया -9/4। अब हमसे पूछा गया निरपेक्ष उच्चतम और निरपेक्ष निम्नतम मान। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर सबसे बड़ी वैल्यू इस इंटरवल की क्या है 18, तो हम लिखेंगे इसलिए फलन, दिए गए फलन का अंतराल, इसलिए दिए गए फलन का अंतराल -1,1 पर निरपेक्ष उच्चतम मान क्या होगा 18, और वो कब है जब x इज इक्वल टू -1, तथा निरपेक्ष निम्नतम मान क्या होगा निरपेक्ष निम्नतम मान इन तीनों में सबसे छोटी वैल्यू अगर आप देखेंगे तो ये -9/4, ये कब होगा व्हेन x इज इक्वल टू 1/8। तो दिए गए फलन का दिए गए अंतराल पर निरपेक्ष उच्चतम मान है 18 और निरपेक्ष निम्नतम मान आएगा -9/4। कौन से निरपेक्ष उच्चतम के बिंदु कौन सा है x इज इक्वल टू -1, और निरपेक्ष निम्नतम का बिंदु है x इज इक्वल टू 1/8। तो इस तरीके से हमने एग्जाम्पल नंबर 40 भी कर लिया। आप इसको नोट कर लें, इसके बाद हम आते हैं एग्जाम्पल नंबर 41 पे। ओके बेटा, नेक्स्ट एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 41। मैं भी क्वेश्चन पढ़ता हूं और आप ध्यान सुनिए, और ये इस एक्सरसाइज का सबसे लास्ट एग्जाम्पल भी है। लिखा है शत्रु का एक अपाचे हेलीकॉप्टर वक्र y इज इक्वल टू x² + 7 के अनुदिश प्रदत्त पथ पर उड़ रहा है। मतलब शत्रु का, एनिमी का एक अपाचे हेलीकॉप्टर है जो कि एक कर्व y इज इक्वल टू x² + 7, ये उसकी जिस रास्ते पर वो उड़ रहा है ना, उस रास्ते की इक्वेशन है, ये उस मार्ग का समीकरण है। ये उड़ रहा है बिंदु 3,7 पर स्थित एक सैनिक, बिंदु 3,7 पर कहीं एक सैनिक है,
और वो क्या करना चाहता है, वो जहां पर भी है सैनिक वहां से न्यूनतम दूरी पर उस हेलीकॉप्टर को गोली मारना चाहता है। मतलब जैसे ये सैनिक है, हेलीकॉप्टर उड़ रहा है कहीं पर, वो वेट करता रहता है करता रहता है करता रहता है। कब तक? वो वेट करता है कि अपाचे हेलीकॉप्टर जब उसके सबसे नजदीक आ जाएगा उस वक्त वो उस पर गोली मारेगा। बात समझ में आ गई? अच्छा, तो उन्होंने पूछा कि न्यूनतम दूरी पर उस हेलीकॉप्टर को गोली मारना चाहता है, तो न्यूनतम दूरी ज्ञात करिए। मतलब मार्ग के जिस बिंदु पर अपाचे हेलीकॉप्टर आएगा और उस वक्त सैनिक से उसकी दूरी सबसे न्यूनतम होगी, उस वक्त वो सैनिक उसको गोली मारेगा। तो इस पर एक वक्र दिया है, अपाचे हेलीकॉप्टर के मार्ग की समीकरण ये दी गई है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस 7, ये है। ठीक, एक बिंदु की यानी कि सैनिक की स्थिति दी गई है, सैनिक की स्थिति दी गई है 3,7। ठीक, अब आप समझ ही गए होंगे कि इस कर्व पर हेलीकॉप्टर उड़ रहा है। इस कर्व पर उड़ते उड़ते जब वो सैनिक की स्थिति के सबसे नजदीक होगा उस वक्त ये सैनिक उस पर गोली चलाएगा। तो हम ये मान लेते हैं कि माना जो अपाचे हेलीकॉप्टर के मार्ग का बिंदु एक, उस मार्ग पर एक बिंदु है h, के वो ऐसा बिंदु है जो सैनिक से सबसे नजदीक पड़ता है। तो मैं यहां पर लिख देता हूं, माना हेलीकॉप्टर के मार्ग पर एक बिंदु h, k है जो कि सैनिक से न्यूनतम दूरी पर है। ठीक, अच्छा, ये हमने मान लिया। अब एक चीज और, सैनिक से न्यूनतम दूरी पर है तो बाद की बात है, क्योंकि हेलीकॉप्टर के मार्ग पर यह बिंदु है, इसलिए मार्ग की जो समीकरण है यह बिंदु उस समीकरण को संतुष्ट करेगा। इसलिए बिंदु h, k समीकरण 1 को संतुष्ट करेगा। तो k इज इक्वल टू हो जाएगा h स्क्वेयर प्लस 7। लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अच्छा, अब क्वेश्चन को जब आपने पढ़ा तो एक चीज आपको समझ में आई कि जहां पर सैनिक है वहां से और हेलीकॉप्टर का ये जो बिंदु है, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो न्यूनतम बोला जा रहा है। बिंदु 3,7 पर स्थित एक सैनिक अपनी स्थिति से न्यूनतम दूरी पर उस हेलीकॉप्टर को गोली मारना चाहता है। दूरी न्यूनतम है, इसलिए मुझे सैनिक से और हेलीकॉप्टर के मार्ग के इस बिंदु की दूरी निकालनी है और फिर उसको न्यूनतम दिखाना है। ठीक है, अब हम ये निकाल लेते हैं। अब बिंदु h, k तथा 3,7 के बीच की दूरी, उसके लिए आप कुछ भी ले लो, कैपिटल D ले लो। दूरी के लिए सूत्र, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र लगाएंगे ना, तो हम लिखेंगे h - 3 होल स्क्वायर प्लस k - 7 होल स्क्वायर। ये आ गया। अब क्योंकि दूरी को ही हमें कैसा दिखाना है, न्यूनतम, इसलिए दूरी ही हमारा एक्सप्रेशन बनेगी, हमारा फलन बन जाएगी। अब जो ये फलन, दूरी फलन बन गई, ठीक है, लेकिन इस फलन को एक सिंगल वेरिएबल में होना चाहिए। इसमें तो दो वेरिएबल है, h भी है, k भी है,
कुछ भी जतन करके इसके दोनों वेरिएबल्स में से इस इक्वेशन को सिंगल वेरिएबल में बना लीजिए। मैं एक काम करता हूं, इक्वेशन नंबर 2 से k की जो वैल्यू है h² + 7 उसको मैं यहां लिख देता हूं। d इज इक्वल टू √ h-3 होल स्क्वायर प्लस k की जगह पर लिखेंगे h² + 7, h² + 7 -7 होल स्क्वायर, k की जगह h² + 7 -7 होल स्क्वायर, +7 से -7 कैंसिल हो गया। d इज इक्वल टू √ h-3 होल स्क्वायर प्लस h² का होल स्क्वायर h⁴। अब आप देखें ये एक ऐसा फंक्शन बन चुका है जो सिंगल वेरिएबल में है, लेकिन इसमें एक छोटी सी प्रॉब्लम ये है कि √ लगा है और √ वगैरह को सॉल्व करना थोड़ा सा तो डिफिकल्ट होगा। तो क्यों ना हम एक काम कर ले, दोनों बच्चों का वर्ग कर लेते हैं। वर्ग करने पर वर्ग करेंगे तो ये d² हो जाएगा और ये आ जाएगा h-3 होल स्क्वायर प्लस h⁴। ठीक है, लेकिन वर्ग करने से √ तो हट गया पर d में स्क्वायर आ गया। अब हम एक काम कर लेते हैं बेटा, इसको हम y मान लेते हैं जरा। ठीक है, अब देखो आप सोचेंगे इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि आपको अवकलन वगैरह करने में इजी रहेगा। अगर आप इसको लेके अवकलन करेंगे तो फिर d² का भी आपको करना पड़ेगा, 2d d/dh करना पड़ेगा। अगर हमने d² को सीधे y मान लिया, अब हमें उतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। रही बात d को न्यूनतम या अधिकतम दिखाने की, तो बेटा आप ध्यान से देखो, हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो अगर हमने y को न्यूनतम दिखा दिया तो ध्यान से देखें, जो d है वो y के वर्गमूल के अनुक्रमानुपाती है। d² बराबर y लिया है ना आपने, तो d बराबर √y। अब अगर y न्यूनतम होगा तो d भी तो न्यूनतम हो जाएगा। तो अब हम किसको न्यूनतम प्रूफ करेंगे? अब हम y को न्यूनतम प्रूफ करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर हमने y को न्यूनतम प्रूफ कर दिया तो ऑब्वियस सी बात है कि d भी कैसा हो जाएगा, न्यूनतम। और यही क्वेश्चन में बोला जा रहा है प्रूफ करने के लिए। ठीक है, तो आप बिल्कुल परेशान मत होइए, लेकिन इसकी तुलना में इसको डिफरेंशिएट करना, इसको हमारा कुछ भी करना बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमारा ये एक्सप्रेशन तैयार हो गया है। अब हम इसी को कैलकुलेशन में लेंगे। ठीक, उसके लिए अब आप देखें कि क्या करना है। सबसे पहले h के रिस्पेक्ट में अवकलन करिए, तो d/dh ऑफ y इज इक्वल टू, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 2h-3 प्लस 4h³ ओके। अब d/dh ऑफ y इज इक्वल टू 4h³ प्लस 2h-6, 4h³ प्लस 2h-6। ये d/dh ऑफ y निकाल लिया। दिस इज इक्वेशन नंबर 3, 1, 2 एंड 3। अब क्रांतिक बिंदुओं के लिए d/dh ऑफ y इज इक्वल टू, इसको h के रिस्पेक्ट नहीं, सॉरी, इसको 0 के इक्वल रखना है। 0 के इक्वल करेंगे तो 4h³ प्लस 2h-6 इज इक्वल टू 0। 2 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे अगर आप, तो ये मिलेगा 2h³ प्लस h-3 इज इक्वल टू 0। अब हमें इसके फैक्टर करके h की वैल्यूज निकालनी है। h की वैल्यूज निकालनी है और ये एक क्यूबिक इक्वेशन है। अगर ये क्यूबिक इक्वेशन है तो इसको कैसे सॉल्व किया जाता है? इसको सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले अपने आप से h की कोई भी वैल्यू लेते हैं, उसको रख करके देखते हैं ये संतुष्ट करेगा कि नहीं करेगा। h इज इक्वल टू 1 पर अपने आप से ले लो। h इज इक्वल टू 1 लिखोगे तो ये 2 प्लस 1 3 माइनस 3, ठीक तो है। तो 2 प्लस 1 माइनस 3 इज इक्वल टू 0।
0 इज इक्वल टू 0, इसका मतलब है इसलिए h इज इक्वल टू 1, h इज इक्वल टू 1, समीकरण 2h क्यूब प्लस h माइनस 3 इज इक्वल टू 0 का एक गुणनखंड है। ठीक, अब अगर गुणनखंड है तो इसके बाकी गुणनखंड क्या होंगे हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा। h माइनस 1, सॉरी, क्योंकि h इज इक्वल टू 0 पर रखने पर सेटिस्फाई हुई इक्वेशन, इसलिए h माइनस 1, इसको इधर लाओगे ना, h माइनस 1 इस समीकरण का एक गुणनखंड होगा। अब बाकी कैसे करेंगे, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, h माइनस 1 एक बार और अभी हाल ही में इस प्रकार की इक्वेशन सॉल्व करके आपको दिखाई गई है कि इसकी एक फैक्टर h माइनस 1 मिला, इसको 3 टाइम्स हम थोड़ी थोड़ी दूर पर लिखेंगे और कुछ भी गुणा वगैरह करिए और ये लाना है। सबसे पहले 2h क्यूब चाहिए मुझे, तो मैंने क्या किया, इसमें मैं 2h स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दूंगा क्योंकि मुझे 2h क्यूब बनाना है। अब आप देखो 2h स्क्वायर को h से मल्टीप्लाई करो, ये अपने मन से नंबर लिख दिया मैंने, ये देख करके कि जब मैं इसको इसमें मल्टीप्लाई करूंगा तो 2h क्यूब आना चाहिए। अब 2h क्यूब लाने के चक्कर में मैंने 2h स्क्वायर से मल्टीप्लाई तो करा दिया और इसको जब इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 2h क्यूब आ भी जाएगा, लेकिन उसके साथ जब इसका इससे मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस 2h स्क्वायर भी आ जाएगा और माइनस 2h स्क्वायर तो हमको चाहिए ही नहीं। इसका मतलब माइनस 2h स्क्वायर आ गया है पर ये आपको चाहिए नहीं, तो कहीं ना कहीं से माइनस 2h स्क्वायर आपको कैंसिल करना पड़ेगा। उसके लिए हम एक काम करेंगे, यहाँ प्लस 2h से मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करने पर माइनस 2h स्क्वायर आया, तो जब इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो प्लस 2h स्क्वायर आ जाएगा और वो माइनस 2h स्क्वायर प्लस 2h स्क्वायर को क्या कर देगा, कैंसिल। नहीं चाहिए, कैंसिल हो गया, लेकिन कैंसिल तो हो गया पर जब हमने इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो माइनस 2h आ गया। अब माइनस 2h आ गया लेकिन हमें तो माइनस 2h चाहिए नहीं, हमें तो प्लस h चाहिए, तो हम एक काम कर देते हैं 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। कैसे, माइनस 2h ये और प्लस 3h ये, माइनस 2h प्लस 3h प्लस h और 3 को माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 3 आ जाएगा। इस तरह से पूरी इक्वेशन में से h माइनस 1 आप कॉमन कर लेंगे तो ये बचेगा 2h स्क्वायर प्लस 2h प्लस 3 इज इक्वल टू 0। h माइनस 1 इसको फैक्टराइज कर लीजिए, 3 दूना 6 और 6 कैसे फैक्टर करिए कि प्लस करने से 2 आ जाए, 3 दूना 6 प्लस करने से 2 आ जाए, तो प्लस करने से 2 आ जाए। 6 कैसे गुणनखंड, 6 कम 6, 3 दूना 6, ऐसा तो कोई नहीं मिलेगा, तो फिर इस पे मुझे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। चलिए देख लेते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करके। तो एक बार पहले इसको 0 के इक्वल लेंगे, h माइनस 1 इज इक्वल टू 0, देन h इज इक्वल टू 1। अब एक बार इसको 0 के इक्वल ले लेते हैं तो 2h स्क्वायर प्लस 2h प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ऐसे तो फैक्टर है नहीं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाए तो h इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, बी स्क्वायर 4, बी स्क्वायर माइनस 4ac, 4a इंटू सी अपॉन 2 इंटू ए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने पढ़ी है, -2 प्लस माइनस अंडर रूट 4 माइनस 4 दूना 8 तिया 24 अपॉन 4। बेटा आप देखो ये जो अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac है ना, उसकी वैल्यू नेगेटिव आ रही है बेटा, अतः इससे हमें कोई वास्तविक मूल प्राप्त नहीं होगा। 2h स्क्वायर प्लस 2h प्लस 3 बराबर 0 से कोई वास्तविक मूल प्राप्त नहीं होता। ठीक, इसका मतलब h की केवल एक वैल्यू हम यूज कर सकते हैं और वो भी कौन सी वैल्यू, 1। अब
अब हमको क्या करना रहेगा, तो h की जब वैल्यू मिल जाती है, क्रिटिकल पॉइंट हमको मिल गया, उसके बाद डबल डिफरेंशियल कोएफिशिएंट निकालना पड़ेगा। तो अब हम सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालते हैं। अब डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एच स्क्वेयर, डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एच स्क्वेयर, इसको सॉल्व करोगे बेटा तो ये मिलेगा 12h स्क्वेयर, 4 3 12 h स्क्वेयर प्लस 2। अब h इज इक्वल टू 1 पर, h इज इक्वल टू 1 पर डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एच स्क्वेयर, h इज इक्वल टू 1 पर डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एच स्क्वेयर, h की जगह 1 लिख देंगे, तो ये 12 और 1 का स्क्वायर कर दिया प्लस 2। इसको बेटा आप सॉल्व करोगे तो देखिए मैं आपसे फिर वही कहूँगा कि क्रिटिकल पॉइंट पर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव की वैल्यू कितनी है इससे हमको मतलब नहीं है, वैल्यू का साइन कैसा है इससे हमें मतलब है, और साइन कैसा है पॉजिटिव। पॉजिटिव साइन होने का मतलब क्या निकलता है कि h इज इक्वल टू 1 पर अभीष्ट दूरी जो है वो न्यूनतम है, क्यों, पॉजिटिव आया है साइन। ठीक है, आप एक काम करें, देखिए जगह नहीं है हमारे पास, तो आप एक काम करें, आप इसे नोट कर लें, इसके बाद मैं आगे का हिस्सा करके दिखा देता हूं, बस ज्यादा नहीं बचा हुआ है, बस ये लिख देना है। अतः h इज इक्वल टू 1 पर अभीष्ट दूरी न्यूनतम है। हमने न्यूनतम प्रूव कर दिया, तो अभी तक हम केवल ये ला पाए हैं कि जब आप h की जगह 1 लोगे ना तो दूरी न्यूनतम है। अब हमें न्यूनतम दूरी भी पता लगानी है, तो न्यूनतम दूरी के लिए हम यहां पर h की वैल्यू लिख देंगे या करके, हमें वो दूरी न्यूनतम पता लग जाएगी। ये दूरी का फॉर्मूला है, लेकिन h की जगह पर 1 लिखोगे तो दूरी न्यूनतम आ जाएगी ना, तो हम यहां पर लिख देंगे। तो आप इसे नोट कर ले, बस छोटा सा कैलकुलेशन बचा है उसको मैं कर देता हूं। ठीक है, ओके। देखिए बेटा, अतः h इज इक्वल टू 1 पर अभीष्ट दूरी मतलब सैनिक से और हेलीकॉप्टर की दूरी, अभीष्ट दूरी न्यूनतम है। ठीक है, अच्छा, इसलिए न्यूनतम दूरी क्या होगी, न्यूनतम दूरी उसके लिए हम d के फॉर्मूले में, क्योंकि अगर h की जगह 1 लिखोगे तो डिस्टेंस मिनिमम ही मिलेगा आपको, यहाँ 1 लिखेंगे, 1 माइनस 3 होल स्क्वायर, 1 माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस 1 टू द पावर 4, माइनस 2 होल स्क्वायर करोगे 4 प्लस 1, ये अंडर रूट 5। इस तरह से ये मिनिमम डिस्टेंस मिल गई। इसका मतलब ये हुआ कि अपाचे हेलीकॉप्टर, शत्रु का अपाचे हेलीकॉप्टर उड़ते उड़ते जब सैनिक से अंडर रूट 5 डिस्टेंस पर रह जाएगा, उस समय वो सैनिक उस पर गोली चला देगा। ठीक है, इस तरह से बेटा हमने जो हमारी एक्सरसाइज 6.5 है उससे पहले जितने भी एग्जाम्पल हैं वो हमने कैलकुलेट कर लिए हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग इसकी एक्सरसाइज सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे, तो वो एक्सरसाइज हम सॉल्व करेंगे लेकिन नेक्स्ट क्लास पे करते हैं। ठीक है, आप प्लीज इन्हें अच्छे से समझिए, कोई भी प्रॉब्लम होने पर आप मुझे कमेंट करिए कि आपको कौन सी चीज़ नहीं समझ में आ रही है। ठीक है, तो आज हम अपनी मैथमेटिक्स में इतना ही रखते हैं, आगे और भी बहुत सारी चीज़ें अभी हमको करनी है, लेकिन वो अब हम करेंगे नेक्स्ट क्लास पे। ओके, थैंक यू।